हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्राची एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। स्टडीज़ पूरे ज़ोरों शोरों से चल रही होगी और कल आप लोगों का ईएसजी का एग्ज़ाम है। वीडियो ये वाली मैंने आज ही रिकॉर्ड की है। रीज़न बीइंग मैं थोड़े दिनों से बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। एंड सेकेंड रीज़न, मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों को बेसिकली क्या क्या डाउट्स ईएसजी में आ रहे हैं। मुझे तो जो बताना है वो मुझे पता है कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही मुझे बताना है, बट उसके अलावा आप लोगों के क्या क्या डाउट्स हैं वो भी जानने ज़रूरी थे। सो उसी के बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी जो डाउट्स आप लोगों ने मुझसे पूछे, जिसमें से सबसे पहला डाउट ये आ रहा है कि सीक्वेंस टू स्टडी ईएसजी। अगर मैं आई थिंक अभी तो आपने 3-4 दिन से ईएसजी शुरू किया होगा, बट स्टिल कोई ऐसा है, कोई चैप्टर ऐसा छोड़ने का सोच रहा है ना, तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको पता चल सकता है। बेस्ट सीक्वेंस ईएसजी का रहता है कि सबसे पहले पार्ट बी एंड पार्ट सी करके साइड कर दो। वो आपके 20 एंड 15 35 मार्क्स का पोर्शन एक साइड हो जाता है। देन आप पार्ट ए में सबसे पहले बोर्ड्स के चैप्टर करते हो, चैप्टर 3, 4 सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स, उसके बाद कमेटीज़ वाला चैप्टर, बोर्ड्स अकाउंटेबिलिटी ऑन ईएसजी, जितने भी बोर्ड्स के चैप्टर हैं फिर आप उनको करो, सबसे पहले उसको साइड करो। देन कम्स आपके इन्वायरमेंट के चैप्टर। इन्वायरमेंट के चैप्टर जैसे हो जाए तो देन जो रेसिड्री आपके 2-4 जैसा बचेगा वो आप कर सकते हो। ये एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी रहती है, बट आप जैसा भी पढ़ रहे हो बेटर है। सबसे ज़्यादा मुझे जो मैसेजेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं एक तो एंटी ब्राइबरी को लेके और एक फॉरेन लॉज को लेके कि फॉरेन लॉज इतने सारे दे रखे, कैसे सारे के सारे पढ़े, और दूसरा एंटी ब्राइबरी इतना बड़ा चैप्टर है कैसे ही करें। देखो, एंटी ब्राइबरी का लोड मत लो, जस्ट उसका आइडिया लेकर जाओ कि उसमें क्या पढ़ाया है उन्होंने। अब देखो, लिमिट्स एट द मोमेंट एकदम तो याद नहीं हो सकती, बट टॉपिक में क्या दे रखा है उसका आइडिया आप लोग ज़रूर ले सकते हो। तो आइडिया जस्ट एक लेके जाना कि इस चीज़ के बारे में, लाइक करप्शन और इसकी डेफिनेशन में ये आता है, वो आइडिया आप लोग लेकर जाना ईएसजी के पेपर में। एक चैप्टर तो ऐसा मैं सुसाइडल है, प्रोफेशनल में कोई चैप्टर छोड़ के जाना इज़ सुसाइडल। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं ऐसे 3-4 चैप्टर छोड़ के जा रहा हूँ, मत करना। बहुत ज़्यादा रिस्की और बहुत ज़्यादा सुसाइडल है, बिकॉज यू नेवर नो कि वो कौन से चैप्टर को सुप्रीम बना के सबसे ज़्यादा उसी में से ही डाल दे। ठीक है, सो अभी उसके ऊपर भी बात करेंगे। जो दूसरी चीज़ है फॉरेन लॉज को लेके, देखो फॉरेन लॉज दे रखा है, आई एक्सेप्ट, बट ऐसा नहीं है कि 60 नंबर में से पूरा ऐसा 40 नंबर में फॉरेन लॉ डाल देगा। नहीं, फॉरेन लॉ की मैक्स टू मैक्स वेटेज 10 नंबर हो सकती है, उससे ज़्यादा फॉरेन लॉ नहीं आएगा। सो उस 10 नंबर के पीछे पूरा 90 मार्क्स के पेपर को अफेक्ट मत डालो। ठीक है। सेकेंड, जो फॉरेन लॉज में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या है, ओईसीडी है, सार्बन्स-ऑक्सले एक्ट है, उसके बाद आपका कैडबरी की एक रिपोर्ट है वो कर लो। आपकी थोड़े बहुत कमेटीज़ दे रखी हैं, थोड़ा कमेटीज़ के बारे में चैप्टर 1 में जो दिया है थोड़ा सा पढ़ लो। ऐसा जो चैप्टर 1 और 2 का थोड़ा इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉइंट है, जापान का एक कोड है वो थोड़ा सा पढ़ लो। जस्ट आइडिया लेना है, कुछ याद नहीं करना। याद करने के पर्सपेक्टिव से सार्बन्स-ऑक्सले एंड ओईसीडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम इट, चीज़ों को जस्ट आइडिया, और पूरा लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ऐसे थोड़ा सा आइडिया इन 2-4-5 टॉपिक्स का ले लो। जो फॉरेन एक्ट चैप्टर 1 और 2 के है ना, जीडी सर ने एक वीडियो डाली थी, उसमें उन्होंने पूरा, जीडी सलूजा सर फ्रॉम वीजी स्टडी अप, उन्होंने इसे पूरा फॉरेन लॉ में बताया था कि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो बस जो इतना उन्होंने बताया था उतना ही आप लोग इसके अंदर करो फॉरेन लॉ, इससे ज़्यादा फॉरेन लॉ का टेंशन मत लो। अब बात आती है कि पेपर पैटर्न कैसा होता है। पार्ट बी, पार्ट सी, ऑफकोर्स जो पार्ट है उसी में से आएगा। पार्ट बी केस स्टडी बेस्ड आता है, एक केस स्टडी क्वेश्चन आएगा और उसी में से कुछ क्वेश्चंस होंगे। ऑब्वियसली आप लोग ये सोचोगे कि क्वेश्चंस कहीं से तो आए हैं, बट जनरली मैं ये बार बार बोल रही हूँ, सीएसआर के पेपर के लिए भी मैंने बोला, अभी भी बोल रही हूँ, अगर आपको ऐसा लगे कि क्वेश्चन आपने नहीं देखा कभी, केस स्टडी स्पेशली फॉर पार्ट बी ज़रूर अच्छे से पूरी पढ़ना। क्यों, पहले क्वेश्चन देख लेना, अगर तो डायरेक्ट है तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर ऐसा लग रहा है ना कुछ घुमाव है क्वेश्चन में, तो आप एक बार केस स्टडी पूरी पढ़ लेना, क्योंकि उसमें से ही मेजॉरिटी आंसर मिल जाते हैं। मेरे टाइम में जब आया था, आई स्कोर्ड 60 मार्क्स एग्जामिशन इन ईएसजी। रीज़न क्या रहा था उसका कि पेपर में मैं यही बोल रही हूँ, अपना दिमाग बहुत अच्छे से चलाना है और कॉन्फिडेंस तो ऐसा रखना है, मतलब अपनी सब कर देगा, मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगा, हो जाएगा इजीली। सो पूरा पैसेज पढ़ना। मेरे टाइम में पूछा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस पर क्या क्या क्राइसिस आ सकते हैं। अब क्राइसिस वैसे तो मुझे पता है क्या आ सकते हैं, अब प्रॉपर तो मुझे उसके पर्सपेक्टिव से देखना है ना कि उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या आ सकते हैं। सो मैंने उसमें पढ़ा, मुझे पता था टेक्नोलॉजिकल है, नेचुरल है,
और सोशल है, जो भी चीज़ें उसमें ऐसा शो हो रहे थे वो मेरे को उसमें मिल गए। सो एक आधा आंसर और था जो मुझे नहीं पता था, बट उसी पैसेज से मैंने उसका आंसर ढूंढ लिया था। सो पैसेज मैटर्स अलॉट। अगर आपको डायरेक्टली आंसर्स नहीं आते हैं पैसेज को, बट फिर भी एक बार ज़रूर पढ़ना एंड अटेम्प्ट करना। देन पार्ट बी के नॉर्मल अपने वही प्रोसेस वाले क्वेश्चंस और थोड़ा एक आधा घुमा के पूछ रहे थे। लाइक मेरे उसमें सब पिछला जो फर्स्ट अटेम्प्ट था ना उसका क्वेश्चन पेपर आप देखना, जब मैंने देखा था उसका क्वेश्चन पेपर तो ऐसा उसमें साइबर सिक्योरिटी के ऐसे क्वेश्चंस घुमा घुमा के पूछ रखे थे। सो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बहुत ऐसा जो वन लाइनर क्वेश्चन उसको समझना कि वो किस पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन को पूछ रहा है, किस पर्सपेक्टिव में इसका आंसर जा रहा है, उसी से रिलेटेड उसका आंसर लिखना। पार्ट बी डन। पार्ट सी भी आपका सिंपल आता है, सीधा आता है, थोड़ा बहुत कर लेगा बट आंसर्स वहीं से ही बनने हैं जो आपने अल्टीमेट टॉपिक्स पार्ट सी के पढ़े हैं। पार्ट ए में आपके आते हैं शुरू में सबसे पहले केस स्टडीज़ के क्वेश्चंस जो आपके होते हैं बोर्ड के क्वेश्चंस, कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन, LODR के क्वेश्चंस, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन। तो इसमें जितनी ज़्यादा आपकी अच्छी कमांड होगी उतना ही अच्छे से आप इसको अटेम्प्ट कर सकोगे। सो बोर्ड के और कंपनीज एक्ट और LODR, तो जैसे आप कंपनीज एक्ट का पेपर, सेबी का पेपर, एस लॉ का पेपर दे के आए हो वैसा सा सिमिलर इसका पेपर आपको लगेगा। बट एक चीज़ ध्यान रखना, समटाइम ऐसा होता है आप पूरा क्वेश्चन पढ़ते हो, बहुत बड़े पेपर, इसके ध्यान रखना है पेपर में केस स्टडी वाले क्वेश्चन जैसे 2-2 पेज की केस स्टडी दी है और आप वो पूरी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि बिना पढ़े आपको नहीं समझ में आएगा कि इसमें इतने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, इतनी विमेन डायरेक्टर है, इतनी की रिक्वायरमेंट है। वो बहुत ऐसा दिमाग खोल के पढ़ना पड़ेगा, उसका भी मैं अभी आपको बताऊंगी कि क्या करना है। तो जब आप वो केस स्टडी पढ़ोगे तो समटाइम ऐसा होगा कि आपको प्रोविज़न पता है बट उसका आंसर क्या होगा नहीं पता। सपोज आपसे पूछ ले रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, नाउ यू नो कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में ओमनीबस अप्रूवल इतने के लिए दिया है, 1 करोड़ के लिए ऐसा लिमिट है, रिलेटेड पार्टी की अप्रूवल मतलब ऑडिट कमेटी का अप्रूवल चाहिए एंड ये एक्टिविटीज़ के लिए मिलता है। यू नो दिस प्रोविजन, बट आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए ओमनीबस दे सकते हैं या नहीं दे सकते, वो समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे घबराना नहीं है, आपको उसका प्रोविज़न पता है, सबसे पहले प्रोविज़न लिखो, उसके फैक्ट्स लिखो। कंक्लूजन अगर गलत भी हो जाएगा तो प्रोविज़न और फैक्ट्स के मार्क्स मिलेंगे। सो ये गलती मत करना कि उसको छोड़ दो, डर के मारे ये नहीं आता, हाय तौबा मचा दो, नहीं। प्रॉपर प्रोविजंस लिख के आना, सारे प्रोविजंस लिख के आना जितने भी क्वेश्चंस के। बट ऐसा भी नहीं है कि जो प्रोविज़न पूछा ही नहीं है उसके इधर उधर जाके आप उसका आंसर लिख के आओ। जो प्रोविज़न पूछा है उसी से ही एग्जैक्ट आंसर आपको लिख के आना है। उसके बाद बात कर लेते हैं, हमने देख लिया कि बोर्ड्स और कंपनीज एक्ट के चैप्टर्स के में जो रेगुलेशन पूछ रहा है वही सेम रेगुलेशन हम लिख देंगे, और अगर हमें आंसर प्रॉपर अप्रोप्रिएट पता है येस और नो या जो भी चीज़ है वो भी साथ में हम लिख देंगे। बट अगर हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा उसका कनेक्टेड प्रोविजन हम लोग लिख सकते हैं केस स्टडी के आंसर्स को, वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फैक्ट्स ऑफ द प्रोविजन, फैक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम एंड कंक्लूजन करके ही लिख के आना है। अब बात कर लेते हैं कि इतने बड़े केस स्टडीज़ के क्वेश्चन आते हैं, इसको टैकल कैसे करना है, क्योंकि टाइम नहीं होता है। जो 15 मिनट्स आपको रीडिंग टाइम मिलेगा उसमें मैं यही रेफ़र करूँगी कि आप सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए ऐसा पार्ट बी सी को जस्ट झलक मारना कि क्वेश्चंस क्या पूछ रखे हैं, क्योंकि आई थिंक वो आपका स्ट्रांग होगा इफ़ आप पार्ट बी और सी में स्ट्रांग हो तो। बट अगर आपका पार्ट ए स्ट्रांग है तो पार्ट ए के क्वेश्चंस को ऐसा गो थ्रू करना एंड जो 15 मिनट है उसमें से कोशिश करना ऐसा 5 to 7 मिनट्स में आप जस्ट क्वेश्चंस को गो थ्रू करो कि पेपर का लेवल क्या आया है, क्या क्वेश्चंस पूछे हैं, बस इतना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। उसके बाद आप बैलेंस 7 to 8 मिनट ज़रूर बचाना जिसमें जितनी भी केसेस आए होंगे उनको अच्छे से पढ़ना। और पार्ट ए में जो वो पहले नंबर पे केस स्टडी आएगी ना वो डराती है, मगर डरने का नहीं, क्योंकि उसको आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। सो बेटर है कि आप 15 मिनट में ही पढ़ के 15 मिनट में ही उसका आंसर निकाल लो, क्योंकि ऐसा होता है ना हम लास्ट मिनट में केस स्टडी पढ़ते हैं तो कुछ कुछ गलत भी लिखाते हैं। मेरे साथ हुआ था, मैंने एक आधा आंसर गलत लिख दिया था, लास्ट के 2 पैरा पढ़े ही नहीं जिसमें बता रखा था कि इतने डायरेक्टर्स और थे उसके अंदर, तो मैं उसके अकॉर्डिंग लिखा ही, प्रोविजन लिखा ही थी पूरा सही, बट वो आंसर मेरा गलत हो गया था, बट स्टिल प्रोविजन के मार्क्स मुझे मिले थे। सो ये गलती नहीं करनी, इसलिए ये कोशिश करना कि ये वाले जो क्वेश्चन है इसको पहले ही आप 1-2 बार पढ़ लो 15 मिनट्स में, नॉट 15 पूरे नहीं, मतलब ऐसे 5-7 मिनट्स में पढ़ लो, और उसका आंसर जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना ऐसा उसको लिंक दे दो कि ये इतने, ये इसमें से पूछ रहा है, ये येस में है, ये नो में है। अगर उस टाइम आपको याद ऐसा लिखना है तो अपने क्वेश्चन आंसर शीट की साइड पे लाइन बना के उसमें लिख देना उसको कि पेंसिल से साइड पे येस है इसका, नो है इसका, ऐसा, ताकि आपको उस मेन टाइम पे आपको ऐसा प्रॉब्लम ना हो या मेन टाइम पे आपको ऐसा हसल
ना हो कि कैसे क्या था आंसर, मेरे को दोबारा पढ़ना पड़ेगा क्या वो, क्योंकि लास्ट मिनट बहुत खतरे का होता है। और मैंने लास्ट मिनट पे पार्ट ए ही किया था, पार्ट बी से पहले अच्छे से किया, पार्ट ए पे मैं आई और मैंने किया, एंड देन जो केस स्टडी वाला था वो तो लेजिट मैंने लास्ट मिनट पे किया था। सो ये गलती आप मत करना, लास्ट मिनट पे ज़रूर कर सकते हो, बेनिफिशियल है, लेकिन बेनिफिशियल तब है अगर उसके आंसर्स आपके पास पहले से इन हैंड होंगे। अब बात कर लेते हैं एनवायरमेंट वाले चैप्टर्स और डेटा गवर्नेंस टाइप का चैप्टर, जो आपका बिल्कुल मन नहीं है पढ़ के जाना, स्पेशली चैप्टर 17 प्रोफेशन, CS प्रोफेशन वगैरह वगैरह। यार उसमें कुछ भी नहीं है, लेजिट कुछ भी नहीं। कुछ नोट्स मैंने आप लोगों के अपने साथ अपने पार्टे के किए भी हुए हैं शेयर, जैसे चैप्टर 7 टाइप के, वो तो आप उससे पढ़ के जा ही सकते हो। वो चैप्टर्स अपार्ट फ्रॉम इट एनवायरमेंट के चैप्टर हो गए, और ये पढ़ के नहीं जाना कोई फोर्स नहीं कर रहा है, बट ज़रूरी है क्योंकि ESG में आपका एनवायरमेंट ही आता है। सो एनवायरमेंट से वो पूछेगा ही पूछेगा। सो कुछ मत करो, टेंशन नहीं लो, एक काम करो, स्कैनर खोल लो, ऑनलाइन स्कैनर सबके पास है, जस्ट ओपन योर स्कैनर्स और स्कैनर्स में खोल के सारे चैप्टर्स के टॉपिक गो थ्रू कर लो। बहुत ईजी है आपका, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ई वेस्ट, किचन वेस्ट, ये सब दे रखा है उसमें, सब कुछ सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी से रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसा दे रखा है। सो बहुत ऐसे टॉप नॉच टॉपिक नहीं है जो आप कर नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, जस्ट समझ लो और आंसर लिखो। छोड़ने से बेटर है अटेम्प्ट करना, छोड़ने पे 0 मिलेगा, अटेम्प्ट करने पे कुछ तो मिलेगा, 2, 2.5, 1 जितना भी मिलना है। सो दिस शुड बी योर ओवरऑल स्ट्रैटेजी। 15 मिनट कैसे यूटिलाइज करने हैं मैंने आपको बता दिया है कि कैसे यूटिलाइज करने हैं, पेपर को बहुत हिम्मत से करना है और कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। बहुत लेंथी आंसर्स पे मत जाना, मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर की लेंथ रखना। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड मी टू, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जो कि DD पे ऑब्वियसली होने वाली है। टिल देन टेक केयर, बाय।